नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बी एडुकेरियर। और ये जो बी एडुकेरियर चैनल है, ये जैसा कि मैं शुरुआत से ही आपसे कहता आया हूँ कि ये एजुकेशन को लेकर के और आपके करियर को लेकर के शुरू किया गया एक चैनल है। मेरी तरफ से इस चैनल में जितनी भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है वो कहीं ना कहीं आपके शैक्षिक परिदृश्य को लेकर के और साथ ही आपके करियर को लेकर के उपलब्ध करवाई गई जानकारी होती है। तो बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरुआत में एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब जो है वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। और फ़िलहाल हम अपना जो वीडियो बना रहे हैं, हम अपनी जो क्लास चला रहे हैं वो है कक्षा 8 की एसएसटी को लेकर के। और एसएसटी में जो हमारे अतीत बुक है, उस हमारे अतीत बुक को लेकर के, हमारे अतीत बुक का जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट को लेकर के ये जो वीडियोज़ हैं वो मैं बना रहा हूँ। फ़िलहाल हम जिस चैप्टर पर पहुँचे हैं वह है चैप्टर नंबर 5, जिसमें पिछली एक क्लास हम ले चुके हैं। आज ये सेकेंड क्लास है इस चैप्टर की। और चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। यानी कि जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि शुरुआत में ब्रिटिश कंपनी जो हमारे यहाँ पर आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे यहाँ पर आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से, और धीरे धीरे वो शासन में शामिल होती गई, ग्रामीण शासन में शामिल होती गई। और साथ ही साथ उसने कृषिगत क्षेत्रों में भी अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बहुत कुछ सुधार उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन में शामिल होकर के करने शुरू किए। तो उसके द्वारा किए जा रहे जो सुधार थे, जो कृषि कानून वगैरह थे, जो शासन को लेकर के संधियाँ वगैरह थी, उनके बारे में जब जनता बगावत करने लगी तब उसका परिणाम क्या निकला, 1857 की क्रांति और उसके बाद का भारत या उसके बाद का शासन जो अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे यहाँ पर चलाया गया। और इस चैप्टर में हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो ये कि सुधारों पर जनता की प्रतिक्रिया क्या थी, जो सुधार अंग्रेज़ सरकार ने हमारे यहाँ पर लागू करने चाहे उन सुधारों की प्रतिक्रिया हमने क्या दी। और दूसरी तरफ ऐसे भारतीय जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे जनता की नज़र से हमने देखा, जिसमें 84 नियमों की सूची वगैरह हमने पढ़ा लास्ट में। जल्दी या टुकड़ी में उत्तेजना छा गई, इस विषय में भी हमने देखा कि 1857 का जो विद्रोह था वो विद्रोह किस तरह से तुरंत आनन फानन में ही सही लेकिन तुरंत वो पूरे भारत में फैलने लगा था। तो ये जो 1857 की क्रांति शुरुआत हुई जिसकी, वो सैनिक विद्रोह शुरुआत में था। जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि ऐसे भारतीय सिपाही जो अंग्रेज़ी सेना में शामिल हैं और जिनके खिलाफ़ अंग्रेज़ी सेना जो है वो एक तरह से ईसाई मिशनरियों को लेकर के काम कर रही थी। अब अंग्रेज़ी जो सिपाही हैं या अंग्रेज़ी सेना में जो भारतीय सिपाही हैं उन पर कई तरह के नियम लागू कर दिए जाते थे। उनको 7 समंदर पार भेज दिया जाता था युद्ध वगैरह करने के लिए, लड़ाई वगैरह लड़ने के लिए, जिसमें कि वो अपने धर्म को जोड़ करके देखते थे कि अगर हम इस तरह से समुद्री यात्रा करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अंग्रेज़ सरकार के द्वारा लागू किए गए जो नियम थे, उन नियमों की वजह से धार्मिक और आर्थिक रूप से हम लोगों पर प्रभाव पड़ने लगा, सामाजिक रूप से प्रभाव पड़ने लगा। और उसी का परिणाम था कि ये जो सैनिक विद्रोह है जो अंग्रेज़ी सेना में शामिल भारतीयों के द्वारा किया गया, ये जन विद्रोह बन गया, क्योंकि इसमें समाज को लेकर के भी कुछ बातें थी जिनके वजह से समाज या लोग जो हैं वो विद्रोही बन गए अंग्रेज़ सरकार के। क्योंकि जैसे कई आडंबर या कुछ कुप्रथाएं थी, जिन कुप्रथाओं के बारे में अंग्रेज़ सरकार ने हमारे यहाँ पर नियम कानून लागू कर दिए और ये चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, क्योंकि जहाँ शासक से तालमेल नहीं बन पाता जनता का, वहाँ प्रजा जो है वो विद्रोह करने लगती है, संघर्ष होता है। लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि अब उन सब का शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है, उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। यानी अंग्रेज़ सरकार के द्वारा हमारे यहाँ पर जो नियम कानून लागू किए गए, अंग्रेज़ सरकार के द्वारा हमारे यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही थी, उससे भारतीय जनता जो थी उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुँची। क्योंकि अंग्रेज़ सरकार हमारे यहाँ समाज में जो नीति नियम कानून वगैरह चलते आ रहे थे उन पर भी हमला कर रही थी,
हमारे समाज को बदलने में लगी हुई थी, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलने में लगी हुई थी। और ऐसे में भारतीय संस्कृति को आधार मान करके अपना जीवन यापन करने वाले भारतीयों को ये चीज़ नागवार गुजरी, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। उत्तरी भागों में खास तौर पर फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। 100 साल क्यों? क्योंकि लगभग 1757 के आसपास प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसके बाद भारत में अंग्रेज़ सरकार की सत्ता स्थापित हो गई थी। तो उस तरह से 1757 से लगा करके 1857 तक लगभग 100 साल पूरे हो चुके थे। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था कि कंपनी जो है वो आखिरकार आगे बच भी पाएगी या नहीं, या लगातार 100 सालों तक जिसने भारतीय शासन को संभाला वो कंपनी अचानक इतने बड़े विद्रोह को झेल पाएगी या नहीं। इसको सैनिक विद्रोह क्यों कहा गया? क्योंकि जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। और कुछ ऐसा ही भारतीय सैनिकों ने भी अंग्रेज सेना में शामिल रहते हुए किया भी। तो 1857 मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की, यानी शुरुआत कहाँ से हुई 1857 की क्रांति की? मेरठ से, जो कि तिथि क्या थी? लगभग 10 मई। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ, यानी अंग्रेज सरकार के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। इससे पहले पूरी दुनिया में कहीं भी अंग्रेज सरकार का इस तरह का विरोध नहीं हुआ जैसा 1857 में भारतीय लोगों ने किया। तो ये सबसे बड़ा विद्रोह अंग्रेज सरकार के लिए माना गया। यहाँ जो एक चित्र दिया गया है कैवेलरी लाइनों में युद्ध, इसमें लिखा गया 3 जुलाई। इसमें क्या बताया गया? 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। बरेली जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी तरह या पूरी रात चलता रहा। यानी ये जो लगभग 3000 सैनिक बरेली से जिन्होंने युद्ध शुरू किया वो अंत में कहाँ पहुँचे? दिल्ली। तो मेरठ से दिल्ली तक का ये सफ़र किस तरह तय हुआ? 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। कब? 29 मार्च 1857 को। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इन कारतूसों के बारे में ऐसा कहा जाता था कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी। अब ये केवल भ्रांति है या वास्तविकता इसका पता तो नहीं, लेकिन शुरुआत में ऐसी भ्रांतियाँ फैली कि इन पर, यानी जो नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा था, उन एनफील्ड राइफलों में जो गोली या कारतूस भरा जाता था उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिसको प्रयोग करने से पहले मुंह से काटना होता था। और इसी वजह से सिपाही जो है वो इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करने लगे। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया इस बात की वजह से कि वो उस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर रहे थे। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। यानी जब इन लोगों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई तो ये 9 मई 1857 की बात है। और इसके बाद अगला जो घटनाक्रम होगा वो 10 मई का होगा। जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शुरुआत 10 मई से मानी जाती है। मंगल पांडे इस क्रांति का एक जाना पहचाना नाम, जिसके बारे में भी ऊपर जिक्र आया कि 29 मार्च को इनको फांसी दे दी गई थी अंग्रेज़ अधिकारियों का हुक्म न मानने के कारण, अंग्रेज़ अधिकारियों को गोली मार देने के कारण। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को, यानी 9 मई को उन लोगों को निकाला गया और 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। तो ये जो घटनाक्रम है ये अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेज़ सरकार जिस तरह का बर्ताव भारतीयों के साथ, भारतीय सिपाहियों के साथ कर रही थी, उसकी वजह से ये विद्रोह लगातार उनके मन में बढ़ता जा रहा था और ये विद्रोह जो है वो अचानक
फूट पड़ा। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगी मतलब यहाँ पर अंग्रेज़ों से है। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। यानी अगर हम लोग जीत गए, अगर भारतीय सिपाही, भारतीय शासक इस युद्ध में जीत जाते हैं, इस 1857 की क्रांति में सफल हो जाते हैं, तो उनके जाने के बाद आखिरकार शासन चलाएगा कौन? क्योंकि अंग्रेज़ अधिकारियों ने भारतीय शासन को लगभग पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया था। भारतीय कोई शासक ऐसा बचा नहीं था। तो सिपाहियों ने इसका जवाब ढूंढ लिया। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र, जो कि अंतिम मुग़ल सम्राट थे, को देश का शासन सौंपना चाहा। यानी उन्होंने तय कर लिया कि अंग्रेज़ों के अगर यहाँ से जाने की नौबत आई तो यहाँ का शासन कौन संभालेगा? मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र। यहाँ पर फिरंगी के विषय में दिया गया है विदेशी, इस शब्द में अपमान का भाव आता है। यानी केवल विदेशी कहा जाए, फॉरेनर कहा जाए तो अपमान का भाव नहीं आता, लेकिन जब उनको फिरंगी कहा जाए तो उनको अपमान महसूस होता है। मेरठ की कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे में दिल्ली पहुंच गई। यानी सुबह जल्दी जैसे ही उनके आने की खबर फैली, तो जैसे उनके आने की खबर फैली, किनके आने की? इन क्रांतिकारियों की, जिन्होंने 10 मई को अपना ये विद्रोह शुरू किया था। इनके आने की खबर फैलते दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी, क्योंकि उनको भी एक तरह से सपोर्ट मिल गया, एक सहारा मिल गया कि अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बाकी के लोग और हैं जिनके साथ मिलकर के हम विद्रोह कर सकते हैं। यहाँ भी अंग्रेज़ अफसर मारे गए, जैसा कि मेरठ में हुआ। दिल्ली सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजय सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे, जो कि बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा गया है। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार थे, क्योंकि बादशाह के पास, या बादशाह भी जो थे वो पेंशन की वजह से, पेंशन ना मिलने की वजह से उकसाए हुए थे, वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। यानी बादशाह जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह करने को तैयार तो थे, लेकिन नेतृत्व करते हुए नहीं। लेकिन जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही, उन्होंने बादशाह को इस चीज़ के लिए तैयार कर लिया। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी सेना से, अंग्रेजी अधिकारियों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया, क्योंकि वे इस चीज़ को जानते थे, समझते थे कि अगर हम सब एकत्र नहीं हुए, अगर सब इकट्ठा नहीं हुए, तो अंग्रेज़ों को हराना नामुमकिन सा हो जाएगा। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था, और मुग़ल शासन रहते हुए ही अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापार में हस्तक्षेप शुरू किया था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। और इसी वजह से जितने भी भारतीय शासक थे वो इस चीज़ के लिए काफ़ी मात्रा में तैयार भी हो गए कि हम इस विद्रोह में शामिल होकर के मुग़ल बादशाह के नेतृत्व में या मुग़ल बादशाह के शासन तले, झंडे तले अपना शासन चलाना चाहते हैं। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, क्योंकि उनके नज़रिए से अगर देखा जाए तो उन्होंने केवल इतना आइडिया लगाया, उन्होंने केवल इतना अंदाज़ा लगाया कि ये जो भारतीय सैनिक हैं ये केवल कारतूसों को लेकर के विद्रोह कर रहे हैं, और कारतूसों को लेकर के किया गया विद्रोह जो है वो धीरे धीरे समय के साथ में शांत हो जाएगा। लेकिन जब बहादुर शाह जफ़र ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। जैसे परीक्षा के आधार पर ही अगर हम मान लें तो परीक्षा में अगर हमें शुरुआत में 1 2 3 4 5 लगातार कुछ क्वेश्चन आते जाएं तो हमें उत्साह मिलता है, और अगर परीक्षा में पहला ही प्रश्न ऐसा आ जाए, दूसरा प्रश्न भी ऐसा आ जाए, या अचानक लगातार 4-5 प्रश्न ऐसे आ जाएं जो हमें डाइवर्ट कर दें, हमें डीमोटिवेट कर दें, तो हम वहीं फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक वैसा यहाँ भी था। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। अब बगावत फैलने लगी तो जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक
कहीं भी कोई विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि अगर हमने दिल्ली पर अधिकार कर लिया है तो इसका मतलब हम पूरे भारत पर अधिकार कर सकते हैं, और वो क्रांतिकारी जो हैं वो थोड़े शिथिल पड़ गए। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगता ही है, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। यानी जैसे ये खबर फैली कि भारतीय सैनिकों ने, बहादुर शाह जफ़र के सैनिकों ने दिल्ली पर, लाल किले पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर उनका अधिकार हो गया, दिल्ली के जो अधिकारी वगैरह हैं उनको वहाँ से मार भगाया गया है, तो वैसे ही वो विद्रोह अब और ज़्यादा बढ़ गया कि अब हम अंग्रेज़ों को हर दम पर हरा करके ही रहेंगे। एक के बाद एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों में गाँव के लोग भी बगावत करने के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए, क्योंकि हर नेता, हर जमींदार, हर मुखिया, हर स्थानीय नेता अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुका था किसी न किसी कारण से, क्योंकि भारत में सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, जाति या धार्मिक तौर पर लोग जो हैं, जनता जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुकी थी। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। यानी बहादुर शाह जफ़र के बाद नाना साहब ने भी अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत में अपना पूरा साथ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर हैं, यानी वे बहादुर शाह जफ़र जो हैं, बहादुर शाह जफ़र जो हैं, उनके नेतृत्व में अपना शासन चलाने को तैयार है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिजरिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। यानी धीरे धीरे ये जो भारतीय शासक थे या भारतीय जो विद्रोह है वो इस कदर फैलता गया, और ये फैलते फैलते भारतीय शासकों को उनका साम्राज्य वापस दिलाने पर भी आमादा हो गया। धीरे धीरे उनका शासन उनको वापस मिलने लग गया। तो बिजरिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया। यानी कुल मिलाकर के जो शुरुआत हुई थी कि बहादुर शाह जफ़र को पूरे देश का शासक या नेता मान लिया जाएगा, शासक मान लिया जाएगा, उस चीज़ पर सभी लोग अड़िग थे, उस चीज़ को सभी मानने को तैयार थे। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। किनकी माँ? बिजरिस कद्र की माँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। तो कुल मिलाकर के हर एक क्षेत्र में या जितने भी लोग इस विद्रोह में शामिल थे उनको किसी न किसी प्रकार से अंग्रेज़ों ने नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए वे सब लोग अंग्रेज़ों के विद्रोही हो गए। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि भारतीय सैनिक जो अंग्रेज़ों की सेना में शामिल थे वो भी अब भारतीयों का साथ दे रहे थे। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई अंग्रेज़ों की। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। लेकिन अंग्रेज़ जो अधिकारी हैं वे इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। यानी अब धीरे धीरे लोगों को ये आत्मविश्वास हो गया था, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ करके ही दम लेंगे। ख़ासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया था। यानी उसने ये बताया कि किस प्रकार अंग्रेज़ भारत में खौफ खाए बैठे हैं। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये वो बात है जो उस कमांडर इन चीफ ने टेलीग्राम भेज कर टाइटलर ने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेज करके बताई। यानी इतना सब होने के बावजूद, पूरे सैनिकों के विद्रोह हो जाने के बावजूद अंततः भारतीयों को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनका नेतृत्व कुशल नहीं था और इनका जो विद्रोह था वो नीति नियोजित नहीं था। तो इस वजह से इनको हार का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे अहम बात कि अंग्रेज़ों को भारतीय सेनाओं के खिलाफ दूसरी जगह से सैनिक सहायता प्राप्त हो जाएगी, दूसरे देशों से सैनिक सहायता प्राप्त हो जाएगी,
जिसकी वजह से भारतीय सैनिक जो हैं वो अंततः हार का सामना करेंगे। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। जो धर्म के लिए युद्ध करते हैं उसको गाजी की उपाधि प्रदान की जाती थी। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुआ। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई चली या लड़ाई लड़ी गई। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो ये जिन जिन जगहों के नाम और उनके द्वारा या उन जगहों से नेतृत्व करने वालों के नाम यहाँ पर आए हैं, उनको आप एक नोट्स के तौर पर अलग से लिख करके रखें, क्योंकि इनसे प्रश्न बनता ही है। यहाँ चित्र में नीचे दिया गया है, ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती हैं जिन्होंने दिल्ली के लाल किला दाएं और सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था। तो ये 1857 की क्रांति का कुछ घटनाक्रम था जो हमने अभी तक देखा। अब आगे कंपनी का जो पलटवार है जो इस चित्र में दिखाया भी गया है, तो ये कंपनी का पलटवार क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों का सामना किया, उनका विरोध किया, उनको नुकसान पहुँचाया, अंततः भारतीय सैनिकों को भारतीय मुग़ल शासकों को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने दूसरे देशों से दूसरे उपनिवेशों से सहायता लेकर के वहाँ से सेना मंगवा करके और कुछ भारतीयों को अपनी तरफ मिला करके अंततः इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए सफल कदम उठाए। तो ये जो घटनाक्रम आज हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेज़ सेना ने भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ सैनिकों को हराया, उनके दांत खट्टे किए, उनको नुकसान पहुंचाया, अंग्रेज़ों के मन में भय पैदा किया, और उसके बाद 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का जो पलटवार है उसके विषय में हम बात करेंगे अब अगली कक्षा में। तो अगली कक्षा में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार 1857 का ये जो विद्रोह है, ये 1857 का विद्रोह क्या परिणाम लेकर के आता है, और ये जो 1857 का विद्रोह है, इस विद्रोह को असफल करने के लिए अंग्रेज़ सरकार क्या कदम उठाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अलविदा। धन्यवाद।